नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 11। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डांटा था जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहां थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने एक हरे रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग और बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था और कुछ स्वभाव से शांति प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, भाई मैं तो केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूं, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूं तो उतनी विद्या कहां से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वो अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता भी है तो मुझे उस पर हंसी आती है। भाई मजे से 1000 महावर फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। अब वो दर्शन न बघारें तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, अब ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। अरे मैंने तो सुना है कि चरित्र कभी अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। पर मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। भाई मैं तो समझता हूं वो केवल तुम्हें जला रही है। अरे मुझे वो क्या जलाएंगी, बेचारी, मैं तो उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। अब ये तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूं तो मैं आपको भी यही इल्जाम दे सकता हूं, मैं तो सचमुच खिलौना समझता हूं, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहकहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अरे भाई, अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहकहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। अरे तब तो आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेंगी, और जितनी ही दूर भगाइएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेंगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। अरे नहीं, मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूं मिस्टर खन्ना, सच कहता हूं। मुझमें जितनी बुद्धि, जितना बल है, वो इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। और इन सब अजगरों को भक्ष देना मेरा काम है, कर्तव्य है। अरे मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, ये मैं जानता हूं, मगर वो लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूं। ये तो मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे मेरे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त रहे, लेकिन मैं अपने को रोक न सका। जेल गया और लाखों रुपयों की जेर बारी उठाई, और अभी तक उसका तावान दे रहा हूं। पर मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं? मगर क्या करूं, जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता।
और उसी चरखे में रात दिन पड़ा हुआ हूं कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और अगर पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाले रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, अरे भाई, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूं जो भोगी नहीं है वो संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। अब जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। अरे आप अपने दिल के अंदर बैठ कर तो देखिए, तो पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वहां और चाहे जितनी बुराइयां हों, विषय की लालसा नहीं है। तब तो मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूंगा, चाहे दुखान थी क्यों ना हो। वो मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूं। मैं तो अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। जिस दिन ये कुंजी मिल गई, बस फतेह है। लेकिन वो कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है। अच्छा, धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाए, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, अरे यार, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली है। छे, अरे कोई नहीं, एक हत्या से तो बचे। अच्छा हाँ, कहिए क्या कहने जा रहे थे। आपके इलाके में ऊख होती है? बड़ी कसरत से होती है। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज्यादा नहीं तो 1000 हिस्से खरीद लें। गजब करते हो खन्ना, मैं इतने रुपए कहां से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपयों की कमी। कुल 50,000 ही तो हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं खन्ना साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। अरे रुपए जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी जिंदगी इंश्योर न कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं, और उसकी इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हजार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्चे के सिवा नफे की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। ये जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं ना, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। बस काम जरा अटपटा है। बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन बस वही जो अनाड़ी है। अब आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दुरंदेश लोगों के लिए इससे ज्यादा नफे का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए तो फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। 2-1 बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वो केवल न अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूछता है,
उसकी सलाहों की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाएं तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए वहां से जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बिगाड़ में न पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनको? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। अरे कौन सी जड़ी बूटी है, बता तो। देहाती ने अपना औषधालय खोल कर दिखलाया। मामूली चीजें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोय, कंघी, सहदिया, कुकरौंधो, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करंजे, घुमची आदि आदि। हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उनके गुण भी बयान करता जाता था। यह मकॉय है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे का बीज है। मालिक गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशर्फियां बनाऊंगा। मैं किमियागर हूं, ये शायद आपको नहीं मालूम। अरे यार, तो वो मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बतलाऊंगा। भाई बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर तो वह आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप वो चीज उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। अब 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है? भाई जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको कैसे याद रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। अरे जिस बूटी में जो भी गुण चाहे वो बता दीजिए, वो आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हो और इन लंबी पूंछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूं जो कुकरौंधों का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों को मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब की आप आएंगे ना तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे। पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी ये सारी कठिनाइयां छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय और पंथी, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी यह विश्वास था जो कि प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वो भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता कि संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वो भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे।
और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन सन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? बोले, लेकिन जब वो सन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों सन्यास लिया है? अरे भाई, उन्होंने सन्यास कब लिया? वो तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र तो उनके उपदेशों का तत्व है। भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया। अब की आइएगा तो उनसे बातें होंगी। वो प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। अरे मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। अरे मालती को भला इनसे क्या मिलाता? वाक्य पूरा ना हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, ये क्या करते हैं आप? खामखा में उसे छेड़ रहे हैं। अरे अरे, कहीं लौट पड़े तो? अरे लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूं। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अफसर कम मिलते हैं। भाई, मैं तो अब यहां नहीं ठहर सकता। बड़ी खतरनाक जगह है। अरे एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए प्रभु। खाली हाथ लौटते शर्म नहीं आती? अरे भाई, आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए। फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच। अरे व्यर्थ में अपने जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? अरे रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी। पसीने से बेचारे तर हो गए थे। बेचारे राय साहब को भी लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। अरे भाई, मैं तो शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूं जब आदमी पशु था। अरे अरे, तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। अरे जाओ, मैं तो मिस मालती से आपकी कलाई खोलूंगा। कोई नहीं, मैं अहिंसावादी हूं ना, लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो ये आपका अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, ये मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा तो आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? भाई, मैं तो चाहता हूं कि आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और फिर साथ ही साथ शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फॉर्म भी मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए। अरे भाई, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।